हेलो दोस्तों, रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन आप सबको को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे आप सब। चलिए, अपने रूटीन के मुताबिक फिर मैं आज आप लोगों से रूबरू हुआ। इस बीच में आंदोलन वगैरह चल रहे थे, काफ़ी सारे आंदोलन सोशल मीडिया पे चलाए गए और चल रहे थे। इसमें आप लोग भी योगदान दिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और सरकार हम लोग के पक्ष में ही रिजल्ट दिए जा रही है। अभी झुकाव तो अपने पक्ष में ही है। तो चलिए, आंदोलन अपना सफल ही माना जाएगा, बाकी हम सब तो लगे ही हैं। चलिए, हाँ दोस्तों, अगर चैनल अपना अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करके आइकन बटन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको मैसेज जाता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। चलिए, पिछले लेक्चर में हम आपसे बात किए थे, अपने होमवर्क में पढ़ा था महाजनपद मैं बोला भी था, जनपद मैं बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बोला था महाजनपद, और आप इसको ढंग से याद किए भी होंगे। महाजनपद से एक सवाल हमेशा रहता ही है, तो महाजनपद और उसकी राजधानी याद करनी थी आप लोगों को। तो एक सवाल वहीं से लिया है कि कौशल कहाँ, राजधानी कहाँ पे है। आप सबको याद भी होगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती श्रावस्ती कौशल की राजधानी श्रावस्ती आप लोगों को याद भी होगा। और जरूर देख लीजिएगा जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा जो कहाँ पे पाए जाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। चलिए, सहायक संधि प्रणाली मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर था, उसमें मैं दिया था गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है। 1862 तक मैं दिया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग रह गए थे। 58 के बाद उनको प्रथम वायसराय बना दिया गया था गवर्नर जनरल के बाद, इसलिए मुझे देना पड़ा, वरना 58 में मैं रोक देता। तो उस बीच में प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, आप देखे होंगे। 1764 में बक्सर हुआ था, वो भी देखे होंगे आप लोग। 1853 में रेलवे की स्थापना हुई, डाकघर की कब स्थापना हुई, सब आप लोग ढंग से देखे होंगे। इसी काल में द्वैत शासन के, बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के काल में ही 73 में शुरुआत हो गई थी, 57 में। तो आप देखे होंगे आप सब। तो यहाँ सवाल है, सहायक संधि प्रणाली किसके काल में हुई थी? तो ये कहा ही जाता है डलहौजी की हड़प नीति और वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली यहाँ लिखता हूँ, लॉर्ड वेलेजली। ये कहा ही जाता है कि डलहौजी, वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति, एक चैप्टर है, आप पढ़ेंगे, ध्यान आएगी। तो सहायक संधि का मतलब क्या होता है? आप सहायक संधि पढ़ेंगे, मतलब दो पक्षों को बैठकर आपस में किसी बिंदु पे समझौता कर लेना ही सहायक संधि होती है। सहायक संधि यानी कि हम आपको सहायता करेंगे, इसलिए सहायक संधि की गई, आप इस बात को मानेंगे, हम इस बात को मानेंगे, इसको सहायक संधि कहते हैं। बैठ करके बातचीत करना, दो गुटों के बीच में समझौता हो जाना, ये सहायक संधि कहते हैं। तो वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली इसको लाया था। और हड़प नीति कौन लाया था? तो डलहौजी। चलिए, तीसरा चैप्टर था भारत की मिट्टियां। तो जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार मैं उस दिन भी बताया था आपको, बांगर और खादर। अब एक सवाल मुझे अभी तक समझ नहीं आई, बांगर कहते किसको हैं? ये आप लोग पढ़े भी होंगे। बांगर वो जलोढ़ मिट्टियां, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियां हैं, उसको बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और खादर किसको कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जिस तरह अपने बिहार को मैं यहाँ इरेज करता हूँ थोड़ा सा। अपने बिहार जिस तरह ऐसे आयताकार दृष्टि अपना बिहार है, बीच से गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जिस अपने साइड में उत्तरी पार्ट में ज्यादा करके बाढ़ आते हैं अपने यहाँ। तो बाढ़ जहाँ पे आती है, वो नई मिट्टियाँ हर साल बाढ़ लेकर आती है, तो अपने यहाँ इस साइड में खादर पाया जाता है, और इस साइड में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो खादर वहाँ जहाँ पे नई मिट्टियाँ आती है वो खादर कहलाते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो बांगर कहते हैं। खादर और बांगर दो टाइप की जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए, हाँ, अब हमने कहा था कि राज्यों का विलय कैसे हुआ। तो जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? तो जनमत संग्रह द्वारा। ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता हूं ताकि आप देख लें कि आपको ये ना लग जाए कि आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं।
आप देखते रहे सवाल, आपको मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम हल्का तो नहीं पढ़ रहे हैं, हल्का नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसी चीज को बार बार पढ़नी है। और गलतियां क्या होती हैं, हैदराबाद को कैसे, तो पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को तो विलय पत्र द्वारा मिलाया गया, वहां के राजा हरि सिंह थे उस समय, विलय पत्र द्वारा इसको मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जूनागढ़ याद रखिएगा, जनमत संग्रह ज दोनों जगह मिल रहा है। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा इसको मिलाया गया। ये चीज देख लीजिएगा। और कल के एग्जाम में ये भी पढ़ाया हुआ था कि आप लोगों को ये भी पढ़ना था बीच बीच में क्या हो, साथ में ही था आर्टिकल 1, 2, 3 तो आप पढ़े होंगे। और इसी में था कि अनुसूचियां, जो 12 अनुसूचियां थी वो भी आप लोगों को पढ़ना था। तो भाग 8 में कितनी भाषाएं हैं, भाग 8 की अनुसूची में क्या है, तो भाषा, कितनी भाषाएं हैं, तो 22। जब संविधान बना उसमें कितना था, 14, ये आप देख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर चैप्टर जो फिजिक्स से था, दाब एक कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। उस दिन मैंने बताया था दाब एक अदिश राशि है। इमली में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। चिट्ठी का डंक मारने पे कौन से पाए जाते हैं, क्या पढ़ लेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये लंबा था इसलिए अंतिम में लिखा, हालांकि इकोनॉमी का चैप्टर ही था। मैं कहा था आपको बैंक दर पढ़िएगा, रिवर्स रेट पढ़िएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब चीज पढ़ लेंगे आप, बैंक से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समय मिले तो बैंकिंग ऑनलाइन आप मतलब बुक लोड कर लीजिए ई पाठशाला द्वारा, और NCERT में पढ़ लीजिए बैंकिंग चैप्टर, या रमेश सिंह की बुक हो या किसी की बुक हो आप पढ़ सकते हैं। किसी बुक से बैंकिंग चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये पढ़ना चाहिए, ठीक बुक है। तो जिस सामान्य ब्याज दर पर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो बैंक दर कहते हैं, बैंक दर। जिस समान ब्याज दर पर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो बैंक दर कहते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इरेज करता हूं, सॉरी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ले लिए होंगे। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं, तैयारी करते रहिए। आज 5वें दिन हो गया, आप लोगों को पता भी नहीं चला, सिलेबस अपना लगातार बढ़ते जा रहा है। कंटिन्यू रिवीजन बहुत जरूरी है, पीछे घूम के रिवीजन जरूर कीजिए, जब समय मिले रिवीजन जरूर कीजिए। इसीलिए शुक्रवार के बाद क्लास अपना नहीं होता है, शनिवार रविवार इसीलिए है ताकि रिवीजन कर सकें आप लोग। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, जितना वेरी लगा सकते हैं लगाइए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म सवाल इससे रहना ही है हर एग्जाम में, BPSC हो, UPPCS हो, SI हो, ESI हो, जितने भी एग्जाम है सब में रहना ही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल रहना ही रहना है। जैन धर्म में कौन थे, तो जैन धर्म से महावीर थे। महावीर कितना नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24। पहले कौन थे, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, कौन थे ये याद कर लेंगे। फर्स्ट, सेकंड और 24 मेनली 3 याद करेंगे। 23वें तीर्थंकर कौन थे ये याद कर लेंगे। तो महावीर कितने उम्र में शिक्षा ग्रहण करने चले थे, कितने उम्र में किए, क्या क्या किए, उसमें क्या बदलाव किए, ये चीज पढ़ लेंगे। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध कितने उम्र में अपने घर को, गृह को त्याग दिए, तो पहला गुरु कौन थे, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, दूसरा कहाँ दिया, तीसरा कहाँ गया, तीर्थंकर कौन से थे, महात्मा बुद्ध में सॉरी कहाँ पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सब चीज आप इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों कंपेयर करके पढ़िएगा, और इसीलिए दोनों साथ में दिया गया ताकि कंपेयर करके आप पढ़ पाएंगे। बौद्ध धर्म में पहले गुरु कौन थे, इनके पहले शिष्य कौन थे, कहाँ ये नहीं जा सके अपने अंतिम समय में, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु उसको क्या बोलते हैं, गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण शब्द का मतलब क्या होता है, ये सब चीज आप थोड़ा ध्यान देंगे। पेज नंबर 6 से 8 तक मैं हर चीज को इसीलिए डील नहीं करता हूं, कुछ चीजें इसलिए बोलता हूं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए कि अच्छा पढ़ना है। चलिए
टॉपिक नंबर 2 मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया, लॉर्ड एलिंग से लेकर के और लॉर्ड माउंटबेटन योजना तक आपको पढ़ना है। आज पेज नंबर 41 से 44, 41 में 2 लाइन है, 41 नंबर पेज में अंतिम के 2 लाइन है, बाकी 42 और 43 पूरे हैं और 44 पे आधा पेज है, तो 2.5 पेज लमसम है। आप इसको पढ़ेंगे 41 से 44 तक। इस बीच में भी सेम प्रोसेस जो कल मैं बताया था कि किसके काल में क्या हुआ, किसके काल में क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुए, ये सब चीज आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, करंट अफेयर आज 3 नंबर पे क्यों दिया गया? क्योंकि हिस्ट्री के बाद करंट अफेयर का ही वेटेज है और दोनों समान है, इसलिए मैंने करंट अफेयर को आज सेकंड पे लिया है, ना कि सबसे नीचे लिया। चलिए, जनवरी करंट अफेयर में जो फॉलो हम लोग कर रहे हैं उसमें राष्ट्रीय पढ़ना है, राष्ट्रीय नेशनल न्यूज को पढ़ना है, और जो लोग डेट वाइज पढ़ रहे हैं वो 16 से 24 तक पढ़ेंगे। चलिए, चौथे नंबर पे भारत की कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की कृषि। पेज नंबर 104-5 इसको ठीक से लिखिए, पहले पेज नंबर 104-5 इसको ठीक से लिखिए। कृषि में जरूर पढ़ना है आपको, तो ये तो जानना ही चाहिए। रबी फसल किसे कहते हैं, खरीफ किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं, इनका समय कब से कब तक होता है, धान एक रबी फसल है कि खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है कि खरीफ फसल है, मक्का जौ कौन से फसल खरीफ है, कौन से रबी फसल है, कौन से फसल है, इसको आप ध्यान देंगे और तीनों फसल को याद करेंगे। कृषि में किस चीज में पाया जाता है उसके, हाँ, टेक्निक जरूर याद करेंगे। रेशमी कल्चर को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ये जरूर पढ़ेंगे। क्रांति आई तो हरित क्रांति किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आप जरूर। दोनों टेबल बनाया हुआ, रिसेंट में टेबल बनाया हुआ है कि एपी कल्चर किसे कहते हैं, 12वीं कल्चर किसे कहते हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब चीज़ का टेबल है, ये दोनों पढ़ेंगे। एक कल्चर जो है, कल्चर इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, कल्चर, और यहाँ पे क्रांति जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इस सब चीजों को ध्यान से आप पढ़ेंगे। दोनों टेबल से एक सवाल रहेंगे। मजाक में इसको मैंने नहीं लिखा है, मन लगाने के लिए नहीं लिख दिया है। ये रबी फसल है, ये खरीफ फसल है, ये सवाल ही पूछे जाते हैं कि दे दिया जाएगा गेहूं रबी फसल है या खरीफ फसल है, धान रबी है कि खरीफ है कि जायद है, तरबूजा रबी है खरीफ है कि जायद है, ये पढ़ेंगे ठीक से। और कल्चर पढ़ लेंगे, कौन से कल्चर में क्या है, एपी कल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, ये पढ़ेंगे। और क्रांति पढ़ेंगे, ये सारी क्रांति किस लिए हुई थी आप पढ़ेंगे। हरित क्रांति कहाँ ज्यादा सफल हुई, अपने यहाँ क्यों फेल हो गई, इसमें पढ़ेंगे। चलिए, सिद्धांत एवं प्रतिपादन, जिस तरह कि दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था, किसने क्या दिया, टेबल बनाया हुआ है, लुसेंट में एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को आप पढ़ लीजिएगा कि क्या था। उसके बाद फिलीपींस वक्र किसे कहते हैं, ऑरेंज वक्र किसे कहते हैं, उसमें दिया हुआ है। शब्दावली को थोड़ा ढंग से एक बार देख लीजिएगा, आप टेबल को ठीक से याद कीजिएगा। सिद्धांत और प्रतिपादन, कौन सा सिद्धांत और किसने दिया था। जिस तरह ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी दिए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी, इसकी हिंदी में धन की निकासी, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो इसको ठीक से थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, राज्यों के पुनर्गठन, अच्छा ठीक है। भाषा के आधार पे जरूर पढ़िएगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, मैं तो बता दूंगा लेकिन आप लोग पढ़िएगा जब। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, कौन से राज्य कब कब बने। अपना बिहार में झारखंड कब अस्तित्व में आया, सन 2000 में आया हालांकि, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। अपना उड़ीसा अपने बिहार का ही पार्ट था, तो उड़ीसा से कब अलग हुए, हम बंगाल से कब अलग हुए, बंगाल कब विभाजन हुआ, सिक्किम कब राज्य बना, नागालैंड कब राज्य बना, उत्तराखंड कब राज्य बना, अभी हैदराबाद कब बना है आंध्र प्रदेश में ही टूटकर, उसके ये जरूर ध्यान दीजिएगा। राज्यों का पुनर्गठन, पहला राज्य कौन बना था जो भाषा के आधार पर बना था और कब बना, ये जरूर पढ़ेंगे। उसका संविधान की भाग, इसी पेज में अगले पेज में आप जाएंगे, संविधान का भाग है किसको डिनोट करता है, राज्य एवं राज्य, 2 किसको नागरिकता, 3 किसको मौलिक अधिकार, 4 किसको भाग 4 किसको, तो डीपीएसपी, 4A भी है, ये ध्यान रखिए। 4A किसको है, तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, 4A में जिसका आर्टिकल है 51A फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके बाद 5 है तो सेंट्रल है, 6 है तो क्या स्टेट है, सेंट्रल रिलेशन है। अब भाग पूरे पढ़ेंगे, संशोधन कितने भाग में आता है, ये सब चीज भाग पूरे ढंग से पढ़ेंगे आप लोग। ये वो भाग है, ये रट लेंगे कितने भाग है, आप सब तो भूल ही गए होंगे ना कितने भाग है कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा, 24 भाग पूरे याद करना है कितने भाग है। चलिए, 22 भाग है संविधान में 22 भाग है, आप देख लीजिएगा
भाग को पूरे याद करना है ठीक से। संविधान का भाग याद करना है। भारतीय नागरिकता हमने अभी बताया है, भाग 2 में नागरिकता है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, 5 से 11 तक ये 6 आर्टिकल नागरिकता के हैं, ये आप देख लेंगे। भाग 2 में नागरिकता है कि विदेश के लोग नागरिकता कैसे मिलती है, अपने देश के लोग नागरिकता कैसे मिलती है, कितने प्रकार के लोगों को नागरिकता मिलती है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। चलिए पेज नंबर 159-60, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसमें छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट डे है, संविधान का भाग जरूर याद कीजिएगा। और पुनर्गठन में पहला राज्य कब बना, भाषा के आधार पे कौन सा बना था, धर्म के आधार पे कौन सा बना, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए तरंग और ध्वनि तरंग, वेव एंड साउंड, तो इसलिए वेव पढ़ना है आपको इसमें। अब वेव में आप पढ़ने जब जाएंगे तो तरंग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग जरूर पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिएबल रेंज कब कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है, कब सुनाई नहीं देता है। ऑडिएबल रेंज किसको बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेंगे। बहुत हल्का टॉपिक है, साउंड बहुत हल्का टॉपिक है। जैसे साउंड की गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो ठोस पहुंच जाइए, जैसे कि लोहा आयरन में सबसे तेज होती है, तो किसमें होती है आप पढ़ लीजिएगा। पानी में क्या होती है, इसमें क्या होती है, ये ध्यान से। और साउंड के प्रकार पूरे पढ़ेंगे और कितने ऑडिएबल है ये जरूर पढ़ लीजिएगा, सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग जरूर पढ़िएगा, ये सवाल सीधे पूछे जाते हैं। चलिए अंतिम चैप्टर आज का, कार्बन एवं उसके यौगिक, पेज नंबर 224 से 226। हाँ, ध्वनि तरंग के पेज नंबर 198 से 200, पेज नंबर 198 से 200। चलिए कार्बन और उसके यौगिक 224 से पेज नंबर 226 तक, कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हीरा के गुण क्या है ये पढ़ लीजिएगा, कार्बन का गुण क्या है, हीरा का गुण क्या है, ग्रेफाइट का गुण क्या है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक की परिभाषा जरूर पढ़िएगा, कार्बन की परिभाषा जरूर पढ़िएगा, कार्बन का फॉर्मूला पढ़िएगा, संतृप्त और असंतृप्त किसे कहते हैं, या संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप हीरा का गुण क्या होता है, ग्रेफाइट का गुण क्या होता है, इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और ऐसे करके टॉपिक को पढ़ते ऑब्जेक्टिव भी लगाते रहिए, सिर्फ ये नहीं कि लुसेंट पढ़ लिए हो गया। पढ़ते समय हर कुछ याद होता है, लेकिन पढ़ लेने के बाद सवाल लगाते हैं तो बातें हम मिस करते हैं, हम भूलते हैं। तो इसलिए लुसेंट को लगाते रहिए, ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर लगाइए ताकि पता चले कितनी बातें याद हैं। चलिए ठीक है, आप लोग ठीक ही होंगे, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कीजिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम नवंबर में हो जाने है प्रॉब्लली, आप सब ठीक ही होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।